नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी प्रश्नोत्तरी रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज नंबर 19। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी में अपन सेकंड पेपर से संबंधित यानी सब्जेक्ट से संबंधित 45 इंपॉर्टेंट MCQ को अपन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। और साथ में लास्ट में अपन क्लास के लास्ट में आपको पहले ही बता दूं मैं 10 मिनट की अपन यहाँ पे GK से संबंधित बूस्टर डोज भी चालू किया है। तो कल अपन ने बूस्टर डोज चालू की थी, उसी में ज़्यादातर साथियों ने फिर से बूस्टर डोज को शामिल करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे अपन 10 मिनट की फिर से बूस्टर डोज को शामिल किए हैं लास्ट में GK से संबंधित, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित। तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में 10 मिनट की यहाँ पे GK से संबंधित क्लास भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो चले दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे और पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और क्लास को आप शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे मिनी माता रोग है, ये मिनी माता रोग किसके कारण होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कैडमियम, लोहा, मरकरी या जस्ता मिनी माता रोग किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मरकरी यानी पारा से संबंधित रोग होता है, वो यहाँ पे मिनी माता रोग रहेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पारा क्या होता है, तो पारा जिसका मापक होता है mmHg, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है mmHg। नेक्स्ट और अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। यहाँ पे इटाई इटाई रोग है वो किसके कारण होने वाला रोग है। इससे पहले अपन ने यहाँ पे रोग देखा था वो यहाँ पे मरकरी से संबंधित यानी मिनी माता रोग देखा था, मिनी माता रोग जो कि मरकरी से संबंधित रोग था। लेकिन यहाँ पे इटाई इटाई रोग है, ये किसके कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैडमियम की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से संबंधित रोग है। अगर शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाएगी तो यहाँ पे इटाई इटाई रोग हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कुछ प्रश्न अपन ने ओल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पुराने क्वेश्चनों को भी सिलेक्ट किया है, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। दोस्तों यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन है वो पूछा गया है, ये कहाँ हुआ है। दोस्तों कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है 2022 से संबंधित, तो वो भी अपन ने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन है, इसका आयोजन प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्यो के अंदर यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, और क्लास को आप शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक करने में कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे कोमल ऊतकों की चोट के लिए राइस पद्धति की शुरुआत किसने की। दोस्तों यहाँ पे कोमल ऊतकों की चोट जिसे अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हैं, उसमें जो राइस पद्धति है, इस राइस थेरेपी की शुरुआत है वो किसने की है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कोमल ऊतकों से संबंधित चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी से संबंधित बातें की गई है दोस्तों यहाँ पे। उसमें जो राइस पद्धति होती है, राइस में दोस्तों यहाँ पे R रेस्ट होता, आई आइस होती है, C कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन, ये अपने को यहाँ पे R राइस की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेबेमिरिकिन, ये राइस पद्धति का खोजकर्ता या राइस पद्धति को ईजाद करने वाला रहेगा दोस्तों गेबेमिरिकिन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों से संबंधित, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर टाइप करते रहे और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताइए। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत कौन सी चोटें शामिल नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं होती है। चोट है यहाँ पे, चोटी नहीं है दोस्तों, कौन सी चोट यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सी चोट शामिल नहीं है मैक्रो ट्रॉमा के, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मैक्रो ट्रॉमा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों चोट कितनी प्रकार की, तो 2 प्रकार की होती है, एक मैक्रोट्रोमा, दूसरी माइक्रोट्रोमा के नाम से जानी जाती है। तो इनमें से कौन सी है जो यहाँ पे मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत नहीं आती है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सन नंबर 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, जो ओवर यूज चोट होती है, ओवर यूज इंजरी होती है, वो यहाँ पे मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही फ्रैक्चर, स्ट्रेन और स्प्रेन, ये चोटें यहाँ पे मैक्रोट्रोमा के अंतर्गत आती है। दोस्तों मैक्रोट्रोमा की चोटें कौन सी होती है? तो वो मैक्रोट्रोमा की जो पुरानी चोटें होती है, माइक्रोट्रोमा की ताज़ा चोट होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, उसको क्या कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर जो हड्डी का टूटना होता है, फ्रैक्चर किसे कहते हैं? तो फ्रैक्चर का मतलब होता है दोस्तों हड्डी का टूटना, यानी बोन का टूटना। अब फ्रैक्चर के अनेक प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे इम्पैक्ट फ्रैक्चर हो गया, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, गिनीन स्टिक फ्रैक्चर, भंजन फ्रैक्चर, ये सभी फ्रैक्चर के नाम है। तो यहाँ पे हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पर्सन नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, उसे अपन भंजन भंग के नाम से भी जानते हैं। भंग होना का मतलब है दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर होना, फ्रैक्चर को हिंदी में अपन भंग होना भी कहते हैं। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर को अपन भंजन भंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 7 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है? दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी है, इसके जनक कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों हाइड्रोथेरेपी क्या होती है? तो हाइड्रोथेरेपी पानी से चिकित्सा होती है, पानी की चिकित्सा को अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब उसमें भी पानी भी 2 प्रकार का होता है, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी। तो यहाँ पे जो ठंडा होता है उसे अपन क्रायोथेरेपी, और जो गर्म पानी उसे होता है उसे अपन थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी है, पानी से चिकित्सा है, उसका जनक कौन है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। पर्सन नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे सेबेस्टियन निप। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेबेस्टियन निप है, ये हाइड्रोथेरेपी के जनक रहेंगे दोस्तों, सेबेस्टियन निप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 8 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 8 रहेगा, स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन चोट है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों स्प्रेन चोट होती है, ये लिगामेंट की चोट होती है। मैं आपको बता दूं, लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन टू बोन, ध्यान रखना है, बोन टू बोन, ये लिगामेंट होता है, बोन को बोन से यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट, और लिगामेंट की चोट है वो स्प्रेन होती है, जिसे अपन मोच के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो मोच होती है, स्प्रेन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? तो पर्सन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पर्सन नंबर 8 का, यहाँ पे 3 प्रकार की चोट होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार की चोटों में कौन कौन सी होती है स्प्रेन? तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री के नाम से जानी जाती है, यानी सीवियर, माइल्ड स्ट्रेन और मॉडरेट स्ट्रेन के नाम से भी ये जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 9 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 9 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार है? दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन चोट के कौन कौन से प्रकार है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अभी इससे पहले वाली पर्सन में अपन ने देख लिया है दोस्तों यहाँ पे कि स्प्रेन चोट के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होती है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी स्प्रेन चोट होती है? तो वो माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन और सीवियर स्ट्रेन, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी अपन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसको नाम के आधार पर जाने तो फर्स्ट डिग्री को माइल्ड, सेकंड डिग्री को मॉडरेट और थर्ड डिग्री को अपन सीवियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 10। पर्सन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे ठंडी जल चिकित्सा होती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे पानी से चिकित्सा 2 प्रकार की होती है, एक गर्म पानी की और दूसरी ठंडा पानी की। तो दोस्तों यहाँ पे गर्म पानी की अपन उसे थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं, और जो ठंडी चिकित्सा होती है उसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। पर्सन नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 11 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 11
प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्म जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है, मैंने बता ही दिया है दोस्तों। तो गर्म चिकित्सा को, गर्म जल चिकित्सा है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर करते रहे, शेयर और लाइक में यहाँ पे आपको कमी नहीं आनी चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपन गर्म जल चिकित्सा होती है उसे थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे गर्म जल चिकित्सा को थर्मोथेरेपी, ठंडी जल चिकित्सा को अपन यहाँ पे क्रायोथेरेपी, और पानी से संबंधित यानी ठंडी और गर्म दोनों को मिक्स करें तो अपन उसे किस नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है जल के द्वारा उपचार की तकनीक को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जल के द्वारा जो उपचार करते हैं अपन उसको किस तकनीक के नाम से जानते हैं वो मैंने बता ही दिया है। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जल के उपचार की जो तकनीक होती है उसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी, जो दो प्रकार की होती है, एक क्रायोथेरेपी और दूसरी थर्मोथेरेपी, यानी एक ठंडी और एक गर्म। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन की सबसे ज़्यादा गंभीर चोट कौन से प्रकार में होती है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन मोच होती है, स्ट्रेन खिंचाव होता है जो मसल्स का होता है दोस्तों यहाँ पे। तो स्ट्रेन की सबसे गंभीर चोट होती है वो कौन से प्रकार के स्ट्रेन में होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी। दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन लिगामेंट की चोट थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन है, ये टेंडन की संबंधित चोट रहेगी। स्ट्रेन टेंडन में होता है और टेंडन हड्डी यानी बोन को मसल्स से जोड़ता है, बोन टू मसल्स को जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे तृतीय श्रेणी। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 3rd डिग्री जो स्ट्रेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है, चोट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 पुराने घाव को भरने में सहायता कौन करता है। दोस्तों जो पुराने घाव होते हैं, वुंड होते हैं, उनको भरने में कौन सहायता करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पैराफिन स्नान, रेडिएंट हीट, हाइड्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड। तो प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुराने घावों को भरने के लिए अपने को यहाँ पे रेडिएंट हीट काम आती है। यानी खुद रेडिएंट हीट किसे कहते हैं दोस्तों, तो शरीर की खुद की ऊष्मा, शरीर की ऊष्मा यानी शरीर की गर्मी को काम में लेकर ही यहाँ पे पुराने घावों को भरने के लिए रेडिएंट हीट काम में ली जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा, क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। आप यहाँ पे कॉन्ट्यूशन में कौन से अंग को चोट लगती है। दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्यूशन है, इसमें शरीर के कौन से अंग में चोट लगती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो त्वचा, लिगामेंट, टेंडन, मांसपेशी। प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कॉन्ट्यूशन में जो चोट होती है वो मांसपेशी की चोट होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों मांसपेशी या मसल्स की जो इंजरी होती है उसे अपन कॉन्ट्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे नील पड़ना यानी चोट लगने पर अपने मसल्स में एक भले कि नीला नीला या काला सा धब्बा सा बन जाता है मसल्स में चोट लगने पर, तो उसे अपन कॉन्ट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 रहेगा, निम्न में से कोमल ऊतक की चोट कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे कोमल ऊतक की चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो कौन सी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। निम्न में से कोमल ऊतक की चोट कौन सी है, यानी डिसलोकेशन, मार्च फ्रैक्चर, स्ट्रेन या लेसरेशन। दोस्तों कोमल ऊतक से संबंधित चोट पूछी गई है। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लेसरेशन। ये कोमल ऊतक से संबंधित यानी सॉफ्ट टिश्यू से संबंधित इंजरी है। लेसरेशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे फटना, यानी अगर स्किन होती है, त्वचा होती है, अगर उसमें थोड़ा सा कट लग जाता है या फट जाती है तो उसे अपन लेसरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस चोट में त्वचा के नीचे तरल पदार्थ जैसा पानी भर जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी चोट है जिसमें त्वचा में पानी जैसा तरल पदार्थ भर जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों त्वचा कितने प्रकार की होती है, त्वचा की कितने परतें होती है, तो त्वचा की 3 परतें होती है।
एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे त्वचा की 3 परतें होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इन 3 परतों में से जैसे मान लो 2 परतों के बीच में अगर रगड़न से जो पानी बढ़ जाता है और बाहर में फफोले जैसे निकलने लगते हैं, यानी त्वचा के ऊपर फफोले नुमा या उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के ऐसी बूंदे से बन जाती है, तो उसे अपन ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है ब्लिस्टर। और ये त्वचा की रासायनिक जलन के कारण होता है, यानी रगड़ के कारण होता है। जिसे अपन टाइट जूते पहनते तो पैरों में भी छाले या उसमें ब्लिस्टर जैसे बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्लिस्टर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, किस चोट को स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जाता है, यानी कौन सी चोट है जिसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रॉबेरी एक फल होता है जो कि लाल रंग से संबंधित होता है। तो ए चोट लगने पर वो लाल लाल दिखाई देती है। इसकी तुलना की गई तो स्ट्रॉबेरी चोट कौन सी चोट को कहते हैं? लेसरसन, एब्रेजन, बुर्साइटिस, डिसलोकेशन। प्रश्न नंबर 18 से आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है एब्रेजन, जिसे अपन खरोंच कहते हैं, रगड़ कहते हैं, यानी इसे अपन रगड़ के नाम से भी जानते हैं। जैसे अपन मान लो ग्राउंड में हैं और ग्राउंड में अगर खेल रहे हैं और वहाँ से अपन नीचे गिर जाते हैं तो जो रगड़ लगती है जैसे कोहनी के आसपास, तो त्वचा उसमें छिल जाती है, उसमें खून नहीं आता है, ब्लड नहीं आता है, लेकिन वो ऐसे लाल लाल से दिखने लग जाती है, तो उसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी चोट रहेगी दोस्तों यहाँ पे? एब्रेजन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, दीर्घकालिक चोट यानी क्रोनिक का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे दीर्घकालिक चोट यानी पुरानी चोट होती है जिसे अपन क्रोनिक इंजरी भी बोलते हैं, वो इसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों दीर्घकालिक चोटों को ही अपन क्रोनिक चोट कहते हैं, और जो ताज़ा चोट होती है तुरंत लगती है उसे अपन एक्यूट इंजरी के नाम से जानते हैं, एक्यूट इंजरी के नाम से। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें रहेंगी, दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो दीर्घकालिक चोट होती है उसके उपचार में अपन क्रायोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या हाइड्रोथेरेपी कौन से काम में लेते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रावायलेट किरणों का अपन पुरानी चोटों के इलाज के लिए यहाँ पे काम में लेते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेल चोटों के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है? दोस्तों यहाँ पे चोट लगती है खेलों में, लेकिन उस चोट के पश्चात अपन पुनर्वास यानी दोबारा खेलने के लिए वापस तैयार हो जाए, इसकी कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी रहेगी? जल चिकित्सा, मोम स्नान, सुधारात्मक व्यायाम या क्रायोथेरेपी। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि खेल चोटों में चोट लगने के पश्चात वापस खेलने के लिए ग्राउंड में आते हैं तो उसे अपन पुनर्वास कहते हैं, उसके लिए कौन सी विधि सबसे काम में आती है? तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 का सुधारात्मक व्यायाम के द्वारा, यानी अपन एक्सरसाइज करते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा। अपन यहाँ पे दोबारा से चोट लगने के तुरंत बाद एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी के द्वारा जो एक्सरसाइज की जाती है उसके बाद अपन ग्राउंड में वापस से खेलने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, खेलों में पुनर्वास की विधियां कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे खेलों के अंदर जो पुनर्वास है, रिहेबिलिटेशन है, दोबारा से वापस खेलने के लिए तैयार होना है, उसमें कौन सी विधि काम में आती है? तो मनोवैज्ञानिक विधि, व्यायाम विधि, चिकित्सा विधि, उपरोक्त सभी कौन सी रहेगी दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो पुनर्वास विधियाँ होती है ये उपरोक्त सभी काम में आती है, यानी चोट लगने पर चिकित्सा विधि काम में लेते हैं, उसके बाद में अपन व्यायाम के द्वारा ठीक होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत होते हैं, तो दोबारा अपन ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सभी पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन से संबंधित विधियाँ रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों, एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति इनमें से कौन से खेल से प्रचलित है? दोस्तों यहाँ पे एनोरेक्सिया एथलेटिका है, इसकी स्थिति इनमें से कौन से खेल से संबंधित प्रचलित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी एनोरेक्सिया एथलेटिका है ये कौन से खेल से में प्रचलित होती है, ये चोट ही है अपने को यहाँ पे बताना है। तो फुटबॉल, जिम्नास्टिक, शतरंज, मुक्केबाजी, इनमें से कौन से खेल में ये एनोरेक्सिया एथलेटिका नामक चोट अपने को यहाँ पे लगती है? प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पे एनोरेक्सिया एथलेटिका संबंधी यहाँ पे चोट लगती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों यहाँ पे
वैक्स बाथ यानी मोम स्नान में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे वैक्स बाथ जिसे अपन मोम स्नान के नाम से जानते हैं, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी, ठंडा पानी, पारा या पैराफिन? दोस्तों यहाँ पे वैक्स बाथ या मोम स्नान है, इसका प्रयोग जो छोटे जोड़ शरीर में जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जैसे कलाई का जोड़, कंधे का जोड़, इस शरीर के छोटे छोटे जोड़ों के अंदर उपचार करने के लिए काम में लेते हैं। इनको अपन यहाँ पे उपचार के लिए काम में लेते हैं। लेकिन इसमें क्या काम आता है? तो वैक्स बाथ के अंदर यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है पैराफिन। ये यहाँ पे वैक्स बाथ के अंदर इस्तेमाल होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें पेट्रोलियम जेली और तरल मोम होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों को मिलाते हैं तो पैराफिन नामक यहाँ पे लिक्विड बन जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, खेल चोटों की चिकित्सा में इनमें से सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाया जाता है? अगर खेल स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो चिकित्सा के लिए यहाँ पे उसमें सर्वप्रथम है वो कौन सा चरण अपनाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। दोस्तों गेम्स के अंदर चोट लगती है तो तुरंत अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे बर्फ़ का इस्तेमाल अपन करते हैं। अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, तो बर्फ़ का इस्तेमाल यानी आइस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन सी चिकित्सा के अंदर आएगी? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी, जिसे अपन ठंडी चिकित्सा के नाम से जानते हैं। तो चोट के तुरंत बाद जो पहला चरण आएगा वो क्रायोथेरेपी यानी ठंडी या बर्फ़ लगाने से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक करने में आपका कमी ना रखे दोस्तों। क्रायोथेरेपी का प्रकार कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी यानी ठंडी चिकित्सा है, इसका कौन सा प्रकार नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्रायोथेरेपी में अपन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो ठंडी नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो आइस पैक होता है, ठंडा होता है। आइस मसाज ठंडी होती है। इमर्सन ये भी ठंडी संबंधित ठंडा होता है। लेकिन एकांतर स्नान, प्रश्न नंबर 25, एकांतर स्नान है जिसे अपन अल्टरनेट स्नान के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बार गर्म और एक बार ठंडा, गर्म प्लस ठंडा दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो एकांतर स्नान कहलाता है। तो ये यहाँ पे क्रायोथेरेपी से संबंधित नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से होता है? दोस्तों यहाँ पर रोगी परिपथ है, इसका संबंध कौन सी चिकित्सा विधि से संबंधित होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। रोगी परिपथ का संबंध किस चिकित्सा विधि से होता है? हाइड्रोथेरेपी, पैराफिन, इलेक्ट्रोथेरेपी, डायाथर्मी। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोगी परिपथ का संबंध यहाँ पे डायाथर्मी से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, हाइड्रोकोलेट्रेल पैक में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोकोलेट्रेल पैक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। आर्गन गैस, मरकरी, साइटोक्रोम क्रिस्टल या फिर इंफ्रारेड। दोस्तों हाइड्रोकोलेट्रेल पैक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग हाइड्रोकोलेट्रेल पैक के अंदर यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, व्हर्लपूल स्नान का उपयोग किस चोट की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? दोस्तों यहाँ पे व्हर्लपूल स्नान है, इसका उपयोग है वो कौन सी चोट की स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? नहीं पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी चोट की स्थिति में नहीं किया करना चाहिए। अब दोस्तों व्हर्लपूल स्नान क्या होता है? तो व्हर्लपूल स्नान को अपन ठंडा और गर्म पानी, ध्यान रखना है, ठंडा और गर्म पानी का स्नान व्हर्लपूल स्नान के नाम से जानते हैं। साथ में ही इसे अपन भंवर स्नान के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें एक बड़ा सा टप होता है पानी का, उसके अंदर मशीन लगी हुई होती है, वो पानी यहाँ पे घूमता रहता है और उसके अंदर अपन बैठे रहते हैं। तो वो यहाँ पे भंवर या व्हर्लपूल स्नान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी चोट में नहीं करना चाहिए? प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है रक्तस्राव, यानी ब्लड अगर निकलता रहता है तो उस टाइम में अपने को यहाँ पे व्हर्लपूल स्नान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का गठन कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसका गठन है वो कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1980, 71, 61 या 1992।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेलों के अंदर यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन का प्रयोग कब किया गया था। प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1971 के अंदर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है। दोस्तों यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस नामक चोट है, ये शरीर के कौन से भाग या अंग से संबंधित चोट है। हाथ में, कोहनी में, गर्दन में, घुटने में। दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आराम से प्रश्न के आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे गर्दन से संबंधित चोट होती है वो सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस चोट होती है। दोस्तों यहाँ पे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें अपने को यहाँ पे 26 का शुरू की दंड होती है, उनमें से जो ऊपर की 7 होती है उसे अपन सर्वाइकल नाम जानते हैं। जो यहाँ से गर्दन स्टार्ट होती है, ऊपर की 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक होती है। तो यहाँ पे जो सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस ये गर्दन से संबंधित चोट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, किसी खिलाड़ी को कंधे में कौन सी चोट लग सकती है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी है उसको कंधे में कौन सी चोट लग सकती है ये पूछा गया है। कंधे में कौन सी चोट लग सकती है। जेवलिन एल्बो चोट, स्टिफनेस या फिर विस्थापन, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कंधे से संबंधित चोट होती है वो विस्थापन, जिसे अपन डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। डिसलोकेशन ये यहाँ पे कंधे से संबंधित चोट होती है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, क्रायोथेरेपी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी है उसको अपन अन्य किस नाम से जानते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्रायोथेरेपी ध्यान रखना है दोस्तों, उसे अपन किस अन्य नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन यहाँ पे आइस थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था पहले ही कि जो ठंडे पानी की चिकित्सा होती है वो ठंडे पानी की चिकित्सा क्रायोथेरेपी के नाम से जानी जाती है, क्रायोथेरेपी। अब यहाँ पे क्रायोथेरेपी यानी ठंडी चीज़ से संबंधित होती है वो आइस थेरेपी होती है। आइस के अंदर बर्फ़ होती है, ये आइस थेरेपी यहाँ पे काम आएगी, वो ठंडी चिकित्सा होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों। आपके लिए जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे MCQs के माध्यम से करवाए जा रहे हैं तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप शेयर और लाइक करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से लिगामेंट की चोट कौन सी है। दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लिगामेंट की चोट कौन सी है। तो टेनिस एल्बो, स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर हेमाटोमा। पहले बता भी दिया है मैंने दोस्तों यहाँ पे लिगामेंट की। लिगामेंट क्या काम करता है दोस्तों, लिगामेंट बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम वो लिगामेंट करता है। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्प्रेन। लिगामेंट की चोट होती है और इसे अपन मोच भी कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्प्रेन, लिगामेंट की चोट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मांसपेशी की चोट कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे मसल्स की चोट पूछी गई है वो कौन सी है ये अपने यहाँ पे बताना है। मांसपेशी की चोट कौन सी है, तो स्प्रेन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ब्लिस्टर या फिर स्ट्रेन। दोस्तों इसमें स्प्रेन है वो तो लिगामेंट की चोट अपने को पहले ही पता लग गया है लिगामेंट की चोट है। लेकिन मांसपेशी की चोट पूछी जाए तो मांसपेशी की चोट यहाँ पे स्ट्रेन होती है, जिसे अपन खिंचाव कहते हैं, खिंचाव के नाम से जानते हैं। और स्ट्रेन होती है ये, स्ट्रेन किस में होता है तो ये टेंडन से संबंधित होता है। टेंडन जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे अपन मांसपेशी की चोट वो स्ट्रेन कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यानी स्प्रेन, लिगामेंट और स्ट्रेन वो टेंडन दोनों ही चोट है, इनका इलाज कौन सी विधि से किया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मालिश या प्राइसर। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्राइसर पद्धति के द्वारा यहाँ पे लिगामेंट और मांसपेशी, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे लिगामेंट और टेंडन संबंधी चोटों का इलाज प्राइसर पद्धति से करते हैं और दोनों चोटों का नाम स्प्रेन और स्ट्रेन के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों,
गैस क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक तकनीक है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग है वो किसकी जांच के लिए किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। गैस क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है इसका उपयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है डोपिंग की जांच, यानी नशे की जांच के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है कि खिलाड़ी ने किसी प्रकार का नशा या ड्रग्स तो नहीं कर रखा है। इसकी जांच के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, शरीर के किस भाग में सिन स्प्लिट होता है। दोस्तों यहाँ पे शरीर का कौन सा भाग है जिसमें सिन स्प्लिट होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सिन पेन के नाम से जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको दिमाग लगा रहे हैं तो सिन पेन कहाँ होता है, तो ये अपना पैर होता है दोस्तों। ये अपना घुटना होता है, टकन घुटना, इसके बाद में ये निचला पैर और यहाँ पे ये पैर का पंजा होता है। जो सिन पेन होता है वो यहाँ पे होता है टीबिया और फिबुला हड्डी में। तो इसका मतलब हुआ निचले पाँव में, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे निचले पाँव में सिन पेन होता है, सिन स्लिप्ट होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, कौन सी चोट को ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी चोट है जिसे ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो टेंडिनाइटिस, फ्रैक्चर, हेमाटोमा या स्प्रेन, कौन सी चोट है जिसे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेंडिनाइटिस, यानी टेंडन से संबंधित जो चोट होती है उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे टेंडन से संबंधित चोट कौन सी होती है, तो स्ट्रेन टेंडन से संबंधित चोट है। स्ट्रेन, अब टेंडन क्या करता है, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो हड्डी और मांसपेशी की जो चोट होती है उसे अपन टेंडिनाइटिस कहते हैं। तो स्ट्रेन यहाँ पे ये चोट को ठीक होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया है। दोस्तों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित होती है, तो फुटबॉल से संबंधित होती है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा किसके द्वारा जीता गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। करंट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है ये। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संतोष ट्रॉफी को सबसे ज़्यादा जीतने वाला ये पश्चिमी बंगाल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप है, इसका संबंध कौन से खेल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप का संबंध कौन से खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो नेहरू गोल्ड कप है ये इसका संबंध फुटबॉल से संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल मैच है इसके दौरान है वो कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 41। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक भी टाइम आउट नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो रेफरी होता है ग्राउंड के अंदर वो रेफरी ही मैच को रोक लेता है, फिर से वापस चालू कर देता है और लास्ट में टेक्निकल तौर पर वो 15 मिनट का गेम अलग से उसको टाइम बढ़ा के खिलाता है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे एक भी टाइम आउट फुटबॉल के अंदर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, बेटन कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे बेटन कप है इसका संबंध है वो किस खेल से है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, हॉकी। प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बेटन कप का जो संबंध होता है वो हॉकी से संबंधित होता है दोस्तों। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2022 थर्ड में पूछा गया प्रश्न वो भी हॉकी से संबंधित था कि आगा का कप किस खेल से संबंधित है। आगा का कप ये हॉकी से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 रहेगा यहाँ पे खो खो खेल में दोनों पोल के मध्य दूरी कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे खो खो खेल है इसमें दोनों पोल होते हैं, इन पोलों के मध्य की दूरी कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों खो खो का ये ग्राउंड होता है, खो खो का ये ग्राउंड होता है, यहाँ पे ये एक सेंटर लाइन होती है, साथ में ये क्रॉस लाइनें होती है छोटी छोटी, ये क्रॉस लाइनें होती है इसके अंदर 8 क्रॉस लाइन होती है, लेकिन ये पोल होता है इसके अंदर दोनों पोल, इन पोलों के ग्राउंड की पूछी गई है दूरी।
तो इस दोनों के बीच की पोल की दूरी होती है पोल टू पोल। प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 24 मीटर होती है। यानी टोटल ग्राउंड कितना होता है, टोटल ग्राउंड 27/16 मीटर का होता है, लेकिन पोल टू पोल की दूरी वो 24 मीटर होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, एकलव्य पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। दोस्तों यहाँ पे एकलव्य पुरस्कार है वो किस खेल में दिया जाता है। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, खो खो। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो एकलव्य पुरस्कार है वो खो खो के अंदर दिया जाता है। साथ में ही जो रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है, रानी लक्ष्मीबाई, वो भी खो खो में दिया जाता है। लड़कियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, वो लड़कों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट और आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, और इसके बाद में यहाँ पे 10 मिनट की अपन जीके से संबंधित डोज भी लेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेविस कप की शुरुआत कब हुई। दोस्तों डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो डेविस कप यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहने वाला है। तो डेविस कप की जो शुरुआत है वो कब हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे अपन ने 45 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितने परसेंट सही हुए वो स्कोर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अपन यहाँ पे 10 मिनट की करंट जीके से संबंधित बूस्टर डोज लेंगे, और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे बूस्टर डोज के अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर, यानी जितने भी शिव के मंदिर है राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन यहाँ पे आज की बूस्टर डोज यहाँ पे 10 मिनट की करंट जीके से संबंधित या फिर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की अपन डोज लेंगे दोस्तों। तो पहला अपना इंपॉर्टेंट शिव मंदिर आता है वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे बेणेश्वर महादेव का मंदिर, नेवरपुरा या नवाटापुरा, डूंगरपुर। दोस्तों यहाँ पे बेणेश्वर धाम का मंदिर है वो नवाटापुरा डूंगरपुर में है, उसके बारे में यहाँ पे पहला शिव मंदिर अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों वो देखिए कि बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है। बेणेश्वर का अर्थ डेल्टा की मल्लिका होती है या मर्त आत्माओं की मुक्ति स्थल, उसे अपन यहाँ पे बेणेश्वर के नाम से जानते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि ये कहाँ स्थित है, तो माई सोम जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो माई सोम जाखम त्रिवेणी जो नदियाँ हैं उनके संगम पर यहाँ पे स्थित है। साथ में ही अपने को ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्व का एकमात्र मिट्टी का बना हुआ 5 तरफ से खंडित शिवलिंग है। दोस्तों यहाँ पे 5 तरफ से खंडित मिट्टी का बना हुआ है, 5 तरफ से खंडित है वो शिवलिंग यहाँ पे स्थित है। अगला कि शिवलिंग को पुजारी के अलावा अन्य कोई छू नहीं सकता है। इस शिवलिंग को है बेणेश्वर धाम में जो शिवलिंग है इसको पुजारी के अलावा कोई नहीं छू सकता है। अगला पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पर मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। जो बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को लगता है, जिसे अपन आदिवासियों के कुंभ या बीलों के कुंभ के या वांगड़ का पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगला फैक्ट कौन सा आता है दोस्तों इसके बारे में, अगला फैक्ट आएगा यहाँ पर आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। कौन से, बेणेश्वर धाम में। तो पहला अपना इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो शिव मंदिर है वो बेणेश्वर धाम का रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों वो रहने वाला है अगला शिव मंदिर है दोस्तों यहाँ पे एक लिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, जो मेवाड़ महाराणाओं का आराध्य देव भी है। तो इसके बारे में पहला फैक्ट निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे एक लिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट या कुल देवता थे। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहला ही इस मंदिर का निर्माण है वो 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था, जिसको वर्तमान स्वरूप महाराजा रायमल के द्वारा दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा दोस्तों यहाँ पे वो आने वाला है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। मेवाड़ के जितने भी शासक है वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन किया करते थे। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी के मंदिर में तलवार के स्थान पर छड़ी लेकर जाते थे। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि तलवार के स्थान पर क्या लेकर जाते थे, तो वो छड़ी लेकर जाते थे। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर राज्य में पाशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, ये पाशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे इस मंदिर में शिव की चौमुखी मूर्ति है। दोस्तों यहाँ पे चौमुखी यानी 4 मुँह वाली चौमुखी मूर्ति है। पूर्व के मुख में सूर्य, यहाँ पे 4 मुख है चारों दिशाओं में, तो पूर्व में सूर्य है,
उत्तर में ब्रह्मा, दक्षिण में शिव और पश्चिम में यहाँ पे विष्णु के दृश्य अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो कैलाशपुरी उदयपुर है इसकी जो मूर्ति है वो चौमुख की मूर्ति है, चारों ही दिशाओं में इसका मुंह जाता है और चारों में पूर्व के अंदर सूर्य है, उत्तर में यहाँ पे ब्रह्मा, दक्षिण में अपने को देखने को मिलता है शिव और पश्चिम में मिलता है अपने को विष्णु। लास्ट फैक्ट आता है कि इस मंदिर के पास लकुलिश मंदिर है, जो कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है उसी के पास में ही कौन सा मंदिर है, तो लकुलिश मंदिर भी है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर आता है, वो अपने का यहाँ पे आने वाला है शिव मंदिर, वो देखें दोस्तों। अगला शिव मंदिर है घूसमेश्वर महादेव का मंदिर, जो सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, घूसमेश्वर महादेव का मंदिर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये निकल के आ रहा है कि देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, देश में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें विख्यात कौन सा है, तो वो घूसमेश्वर महादेव का मंदिर जो सिवाड़ सवाई माधोपुर में है। आगे इस मंदिर में शिवलिंग सदैव जल में डूबा हुआ है, जो सवाई माधोपुर में शिवलिंग है घूसमेश्वर वो सदैव जल में डूबा हुआ है रहता है। आगे जिसके कारण भक्तों के दर्शन शीर्ष के माध्यम से होते हैं, शीशे के माध्यम से होते हैं। यहाँ पे सिर्फ शीशे के माध्यम से ही दर्शन करवाए जाते हैं। यहाँ के पर्वत कैलाश पर्वत के अनुभव कराते हैं दोस्तों। जो इनके पर्वत है सवाई माधोपुर में, ये अपने को कैलाश पर्वत मानसरोवर वाले हैं, उनका अनुभव करवाते हैं। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखें दोस्तों। और क्लास आपको कैसी लगती है वो आप क्लास के बारे में भी अपने विचार जरूर शेयर करें। अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करते रहे, लाइक करें। और जो लास्ट में 10 मिनट की आपके लिए फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की डोज करवाई जाती है वो कैसी लगती है उसके बारे में भी आप अपने विचार साझा करें। अगला शिव मंदिर है मंडलेश्वर शिव मंदिर, अर्थुना बांसवाड़ा। दोस्तों यहाँ पे मंडलेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, तो वो अर्थुना बांसवाड़ा में है। और इसके बारे में अपने को यहाँ पे फैक्ट मिलते हैं कि अर्थुनों को ग्रंथों में उत्तुन कहा जाता है। ये लकुलिश संप्रदाय का परमारकालीन राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों जो मंडलेश्वर शिव मंदिर है अर्थुना बांसवाड़ा के अंदर, ये कौन सा, तो लकुलिश संप्रदाय का परमारकालीन मंदिर है। साथ में ही अपने को यहाँ पे अगला फैक्ट मिलता है कि शिल्पकला की दृष्टि से आबू तथा यहाँ के मंदिरों की काफ़ी समानता है। जो बांसवाड़ा में अर्थुना के मंदिर और आबू के अंदर जो मंदिर है उनकी आपस में ज़्यादातर समानताएं मिलती रहती है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखें दोस्तों, वो रहने वाला है अपना अगला शिव मंदिर राजराजेश्वर, या जिसे अपन सिद्धेश्वर शिव मंदिर कहते हैं, जयपुर के अंदर स्थित है। सबसे पहले तो यही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, राजराजेश्वर या सिद्धेश्वर शिव मंदिर है वो जयपुर में स्थित है। इसके बारे में अपने को क्या फैक्ट मिलता है कि यह मंदिर आम जनता के लिए केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है। जो राजराजेश्वर या सिद्धेश्वर मंदिर है वो आम जनता कब दर्शन कर सकती है, तो केवल शिवरात्रि को ही दर्शन करती है। साथ में अगला फैक्ट कि मोती डोंगरी के मेलों में इस मंदिर का निर्माण 1864 में जयपुर के नरेश राम सिंह ने करवाया था। साथ में ही जयपुर के राजाओं का निजी मंदिर भी है, ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जयपुर के राजाओं का खुद का निजी मंदिर कौन सा है, तो वो राजराजेश्वर या सिद्धेश्वर मंदिर जयपुर में है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखें दोस्तों। अगला शिव मंदिर होने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे देव सोमनाथ मंदिर, जो डूंगरपुर में स्थित है। देव सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में है। इसके बारे में अपने को फैक्ट मिलता है कि 12वीं सदी में निर्मित ये 3 मंजिला देव सोमनाथ का मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो 12वीं सदी में निर्मित है, 3 मंजिला है और सोम नदी के किनारे स्थित है। आगे का फैक्ट देखें दोस्तों, इसमें इसका निर्माण केवल पत्थरों से बिना चूना मिट्टी व सीमेंट के किया गया है। सिर्फ इसमें पत्थर लगे हुए हैं, इसमें चूना मिट्टी और सीमेंट का प्रयोग किया गया है। यानी इसमें पत्थरों से बना है, लेकिन इसमें चूना मिट्टी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में अगला फैक्ट निकल के आता है दोस्तों कि वांगड़ के सोमपुरों की शिलावटी हस्तकला का यहाँ अभूतपूर्व उदाहरण भी मिलता है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखें दोस्तों। अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे गेपरनाथ महादेव, जहाँ कहाँ स्थित है, वो कोटा में स्थित है। गेपरनाथ महादेव का मंदिर कोटा में स्थित है। इसमें देखें दोस्तों यहाँ पे 2008 में भूस्खलन के कारण यह मंदिर चर्चा में रहा। इस मंदिर में शिवलिंग या गर्भगृह के जमीन की सतह से 300 फीट नीचे है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जमीन की जो सरफेस है उससे 300 फीट नीचे कौन सा मंदिर है, तो वो गेपरनाथ महादेव का मंदिर स्थित है, जो कोटा में है। साथ में ही इस मंदिर में स्थित शिवलिंग पर सदैव एक जलधारा बहती रहती है। इस शिवलिंग पर एक जलधारा सदैव बहती रहती है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों।
नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों, अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंसुआ का शिव मंदिर जो कोटा में स्थित है। कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में स्थित है। इसके बारे में फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, इस मंदिर की दीवार पर कुटिया लिपि में, ध्यान रखना है इस मंदिर यानी कंसुआ के शिव मंदिर है उसकी इसकी दीवारों पर कुटिया लिपि, ध्यान रखना है कुटिया लिपि में 8वीं सदी का शिवगण मौर्य का शिलालेख मिला है। साथ में ही इस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के 7-8 मीटर अंदर स्थित शिवलिंग पर गिरती है। यानी ये शिवलिंग कहाँ स्थित है, मंदिर के भी 7-8 मीटर अंदर स्थित है, उस पर सीधी यहाँ पे सूर्य की किरण गिरती है। इस मंदिर में 1008 मुखी शिवलिंग भी है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कंसुआ का शिव मंदिर है कोटा के अंदर, उसमें 1008 मुखों वाली शिवलिंग भी स्थित है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे सोमनाथ मंदिर भानगढ़ अलवर के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर अलवर में भानगढ़ के अंदर स्थित है। इसके बारे में फैक्ट ये है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रकृति का राज्य में ये एकमात्र है। सोमनाथ मंदिर अलवर भानगढ़ में है, लेकिन ओरिजिनल सोमनाथ का मंदिर है वो गुजरात के अंदर है, लेकिन इसकी प्रकृति से मिलता हुआ राज्य का एकमात्र सोमनाथ मंदिर वो अपने यहाँ पे अलवर के भानगढ़ में है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला शिव मंदिर है वो है चार चेमा का शिवालय जो चार चेमा कोटा के अंदर स्थित है। इसके बारे में फैक्ट निकल के आता है कि यह कोटा राज्य का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण 4वीं सदी के आसपास हुआ था, इसलिए इसे गुदाकालीन मंदिर भी कहते हैं। 4वीं सदी के आसपास मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे गुदाकालीन मंदिर भी कहते हैं। कौन से मंदिर को, तो चार चेमा का शिवालय जो कोटा में स्थित है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालरापाटन जो झालावाड़ जिले में स्थित है। और इसके बारे में निकल के आता है फैक्ट कि चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर को चंद्रमौली मंदिर भी कहते हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं, चंद्रभागा नदी के किनारे हैं, चंद्रमौली नदी भी मंदिर भी कहते हैं। अगला यहाँ पे कि महामारू शैली में बना हुआ है, राजस्थान का पहला समयाकंत मंदिर है जिस पर लिखा हुआ है 689 सन लिखी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों यहाँ पे कि बार बार प्रश्न बनता है इसमें कि महामारू शैली में है, ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है और समय जिस पर समय तिथि भी अंकित है। तो कौन सा मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़। अगला फैक्ट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे, अगला फैक्ट यह है ये एक अर्धनारीश्वर मंदिर है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है कि आधा शिव और आधी पार्वती है, यानी इसमें आधा शिव है और आधा पार्वती है। अर्धनारीश्वर मंदिर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों, अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे कपालीश्वर महादेव मंदिर। कपालीश्वर महादेव मंदिर जो इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर स्थित है। इसके बारे में यह है कि यह मंदिर चाकण नदी के किनारे है। जो चाकण नदी है इसके किनारे कौन सा मंदिर है, कपालीश्वर शिव मंदिर, इंद्रगढ़ बूंदी। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शैव संप्रदाय के आचार्य मत्स्येंद्रनाथ की राज्य में एकमात्र प्रतिमा इंद्रगढ़ के में मिली है। जो शैव संप्रदाय है इसके जो आचार्य कौन से हैं, मत्स्येंद्रनाथ, इसकी राज्य में एकमात्र प्रतिमा कहाँ मिली है, तो वो इंद्रगढ़ के अंदर मिली है, बूंदी में कपालीश्वर महादेव के अंदर। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों, अगला शिव मंदिर रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे समद्धेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़। समद्धेश्वर महादेव मंदिर है, इसका मंदिर चित्तौड़ में है। इसके बारे में देखिए दोस्तों यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, समद्धेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़। लेकिन पुनर्निर्माण है महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया, इसलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर जो समद्धेश्वर महादेव मंदिर है इसे अपन मोकल का मंदिर भी कहते हैं। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगला फैक्ट है कि मध्यकाल में पूर्ण विकसित परमार मूर्ति कला का चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में एकमात्र उदाहरण है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला शिव मंदिर देखिए दोस्तों, और लास्ट शिव मंदिर रहेगा आज का। और कैसी लगी आपको ये जीके से संबंधित बूस्टर डोज, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला शिव मंदिर है दोस्तों यहाँ पे मातृकुंडिया का मंदिर जो रासमी गाँव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मातृकुंडिया का रासमी मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बारे में देखिए दोस्तों, बनास नदी के किनारे स्थित मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ स्थित कुंड में मृत व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है।
और अगला फैक्ट रहेगा यहाँ पे हरिद्वार की तरह यहाँ भी लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, लक्ष्मण झूला भी इसमें लगा हुआ है। तो मातृ कुंडिया का मंदिर रासमी गांव चित्तौड़ के अंदर है, जो मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, यानी 45 एमसीक्यूज और 10 मिनट से संबंधित अपन यहाँ पे जीके से संबंधित बूस्टर डोज, ये आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक आप जरूर करते रहे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।